Hello, my dear student friends, and welcome to our video lectures of the Negotiable Instruments Act 1881. आज का हमारा जो 8th वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं चेक एंड वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग्स ऑफ चेक. जनरली चेक्स एंड देयर क्रॉसिंग्स ये इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स बिकॉज उनको देखना है उनको समझना है कि चेक का क्रॉसिंग किस तरीके से होता है एंड हाउ इट प्रोटेक्ट्स the check, how it makes it more secure and less risky. So इस वीडियो में हम ये सब देखने वाले हैं चेक as well as the various types of crossing on the check. लेकिन पहले तो let us understand what is a check. So section 6 of the Negotiable Instruments Act ने definition दिया है इसका कि check is a bill of exchange which is drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand, and it includes the electronic image of a truncated check and a check in the electronic form. So मैम ये हमारे समझ में नहीं आया, सो प्लीज़ इसको सिंप्लीफाई कीजिए. नो प्रॉब्लम. अब देखते हैं इसका पॉइंट बाय पॉइंट सिंपल एक्सप्लेनेशन. ओके, तो पहले तो चेक मस्ट बी ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर. करेक्ट, इसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है and it must be drawn on a specified banker. Secondly, it is not expressed to be payable otherwise than on demand. इसका क्या मतलब है? That it is a demand instrument. Thirdly, it includes the electronic image of a truncated check and a check in the electronic form. तो ये मतलब it also includes, ये जो definition है under section 6, now it has got to include truncated as well as electronic checks. तो question आएगा कि मैम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट तो 1881 का एक्ट है, तो वहाँ पे कहाँ थे इलेक्ट्रॉनिक चेक? तो ये क्या है? सो ट्रंकेटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक चेक, दीज आर फॉर्म्स ऑफ चेक which have been introduced by the 2002 Amendment Act to the Negotiable Instrument Act. तो इसके द्वारा ये दो टर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं and the law says that when you are giving a definition of check under section 6, even truncated and electronic check will now come under this. Okay, then let us understand a few terms. There are three parties to a check which you already know now: drawer, drawee and payee. Drawer होता है जिस who draws the check, मतलब उसकी liability होती है primary and unconditional. Drawee, that is the banker on whom the check is drawn, and payee, the person who has a right to receive the payment. करेक्ट, जिसको पेमेंट मिलना है. सो अगर हमारा केस ले ले तो यू एज अ स्टूडेंट हैव टू पे द फीस टू ZPA. करेक्ट, तो आपका एक अकाउंट है एक बैंक में. तो लेट्स से दैट यू हैव एन अकाउंट इन HDFC बैंक. तो आपके पास बैंक का चेकबुक भी है. तो अगर आपको फीस पे करनी है बाय चेक टू ज़ावरेस प्रोफेशनल अकेडमी, यू आर द ड्रॉवर ऑफ द चेक बिकॉज यू हैव द प्राइमरी लायबिलिटी टू मेक द पेमेंट टू ZPA. अब आपने किस बैंक के ऊपर ये चेक ड्रॉ किया? दैट इज़ द ड्रॉई बैंक. सो आपका अकाउंट अगर HDFC में, HDFC बैंक इज गोइंग टू मेक द पेमेंट टू ज़ावरेस, देन द ड्रॉई बैंक इज HDFC एंड पे यहाँ पे है ज़ावरेस प्रोफेशनल अकेडमी क्योंकि हमको पेमेंट मिलना है. फाइन. सेकेंडली, check is always payable on demand. So it is a demand instrument. इसका ये मतलब है कि when you go to demand money from the bank will pay you the money provided there are sufficient funds. Correct? तो ये it is a instrument payable on demand. फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम suppose now we are in May, in the month of May, and someone gives you a post dated check of August. Okay, जून, जुलाई, अगस्त, नॉट इवन अगस्त, लेट्स से सितंबर का कोई आपको चेक देता है, तो इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक. सो कैन आई गो टू द बैंक टुडे एंड गेट द पेमेंट? सो द आंसर इज नो, यू कैन नॉट. तो वाई यू कैन नॉट? ये तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट है. सो अगर चेक मेरे हाथ में है, वाई कांट आई गो टू द बैंक एंड डिमांड पेमेंट ऑन द चेक? बिकॉज दिस इज अ फ्यूचर डेटेड चेक. सो लॉ कहता है कि फ्यूचर डेटेड चेक इट इज़ नॉट पेएबल ऑन डिमांड. वाई? बिकॉज अब तक उसकी डेट ऑफ पेमेंट नहीं आई है. सो इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज अ चेक till its payment, date of payment arrives and it becomes payable on demand.
हाँ, लेकिन अगर मंथ ऑफ मे में आपको चेक मिला है, then you have 3 months to go and get money on that check, because 3 महीने के बाद वो बन जाएगा stale check, correct? Then we understand what is the meaning of banker. So section 3 defines the banker, like to include what? To include any person who acts as a banker. So definition तो बहुत simple है. Banker includes any person who acts as a banker. So thus we can say a banker is one who in the ordinary course of his business honors checks drawn upon him by persons from and for whom he receives money on current account. So banker कौन होता है? He has the ordinary business of banking business है, और in this regular business what does he do? He honors the checks which are drawn upon him. Honors the checks मतलब आपका अकाउंट अगर HDFC बैंक का है में है, so HDFC बैंक की ये responsibility है that it honors the checks whichever are drawn on HDFC by the persons from and for whom he receives the money on the current account. Okay, so ये बैंक की तो responsibility ही होती है, because understand bank maintains fiduciary relations between banker and drawer, लेकिन banker और pay के बीच में ऐसा कोई relation नहीं होता. Then a check has an unconditional order to pay. Okay, what do you mean by this unconditional order? चेक द्वारा यू कैन नॉट मेक अ कंडीशन, और कंडीशनल या क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के बारे में हमने पहले वीडियोस में पढ़ा है. सो एक केस हुआ था बीवंस वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न बैंक लिमिटेड. अब ये कैसा था केस? एक कंपनी थी जिसने इशू किया चेक ऑन इट्स बैंकर्स, और एक रिसीट, इसके साथ एक रिसीट वॉज अटैच टू द चेक, and the banker was ordered, through that receipt the banker was ordered to make the payment, provided the receipt form at the foot, जो receipt form दिया था at the foot was duly signed, stamped and dated. So banker को चेक के साथ एक receipt अटैच थी, और banker को order दिया गया था that the payment is to be made only when the bank was ordered to make the payment provided वो जो receipt है it is signed, stamped and dated. तो कोर्ट ने कहा that this check was invalid. Why? Because यहाँ पे जो payment है ना, it was made conditional to the signing of the receipt. Okay, so that is why the law said, court also said that this is not regarded as a check, because check में क्या होता है? अनकंडीशनल ऑर्डर होता है. यू कैन नॉट पुट कंडीशंस, और यहाँ पे कंडीशन डाली गई थी टू द बैंक दैट मेक द पेमेंट ओनली व्हेन दैट रिसीट इज ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प्ड. ओके, सो वी कैन से जस्ट लाइक अ बिल ऑफ एक्सचेंज द चेक मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर. तो लेकिन चेक में क्या है? रिक्वेस्ट होती है टू पे. यू आर रिक्वेस्टिंग द बैंक टू मेक पेमेंट ऑन योर बिहाफ. ओके, now check does not require any acceptance by the drawee banker, and therefore he does not become primarily liable to pay. Who does not become primarily liable to pay? Banker does not become primarily liable to pay, because primary liability to pay तो किसकी होती है? वो होती है drawer की, drawer of the check. Then let's understand these two words, electronic check and truncated check. What are these two things? अब ये जो दोनों words है ना, as I told you, they were introduced in the act by the 2002 Amendment Act. Okay, so what exactly are these two things? Up, let's understand first check in the electronic form. इसका definition क्या है? It is defined to mean a check which contains the exact mirror image of a paper check. So it is just a mirror image. It is a copy of a paper check, but it is not in paper, it is in the electronic form. Okay, and it is generated, it is written and signed in a secure system using the minimum safety standards. मतलब सब safety standards को ध्यान रखते हुए it is done with the use of a digital signature, with or without biometrics or a biometric signature, and a asymmetric crypto system. उसको कहते हैं ACS. Again, ये थोड़ा सा difficult हुआ because of the words for the students to understand. So let us simplify it. Okay. Now let's say today you know that there are a lot of online payments which are made. Correct?
तो अगर आपको पेमेंट करना है सो द बैंक आपको कहती है कि ठीक है, यू कैन डाउनलोड आवर ऐप, ओके, यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू द बैंक, यू डाउनलोड द बैंक्स ऐप ऑन योर फोन। अब आपने फ़ोन पे या आपके लैपटॉप पे कहीं पे भी यू हैव डाउनलोडेड द ऐप ऑफ योर बैंक। अब क्या होता है, आपका एक ऑनलाइन अकाउंट तैयार हो गया। सो बैंक आपको देता है एक यूज़र आईडी एंड अ पासवर्ड। So when you click on to the bank app, you have to feed in your user ID or your password. जैसे now it's a common practice, right? Then you log on to your bank account. अब आपने जैसे ही पासवर्ड और ये सब डाला, आपके सामने स्क्रीन पे योर होल अकाउंट डिटेल्स कैन बी सी। अब वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। सो यू गो ऑन टू ई चेक, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक चेक का भी एक ऑप्शन होता है। देन यू क्लिक ऑन दैट ऑप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चेक। जैसे ही आपने उसको ऑप्शन को सिलेक्ट किया, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉनिक चेक, मतलब इट इज़ जस्ट अ कॉपी ऑफ योर फिजिकल पेपर चेक। इट इज़ जस्ट सामने ऐसे like a photograph, it not like a photograph, but it is actually an electronic check, it is an image of your paper check. फिर आपको क्या करना है, वहाँ पे जैसा ही इट इज़ एग्जैक्ट, इट इज़ अ मिरर कॉपी, करेक्ट। सो आप विजुलाइज कीजिए, रिकलेक्ट कीजिए कि चेक में क्या क्या आता है। चेक में होते हैं बैंक के डिटेल्स, आपका अकाउंट नंबर, करेक्ट, चेक नंबर। फिर वहाँ पे आता है पे के सामने आपको किसको पेमेंट देना है वो लिखना पड़ता है। सो व्हेन यू क्लिक ऑन टू पे, ओके, देयर यू हैव टू राइट द नेम, यू हैव टू एंटर किसको पे करना है, ओके। सो पे का नाम, उसके बाद आता है अमाउंट, कितना पेमेंट करना है। सो यू फिल इन द अमाउंट इन वर्ड्स एज वेल एज फिगर्स। फिर डेट एंटर करना है आपको, करेक्ट। और फिर क्या करना है आपको, फिर कैन यू जस्ट साइन ओवर देयर ऑन द स्क्रीन, नहीं, तो आपको कैसे करना पड़ता है, देर इज़ अ डिजिटल सिग्नेचर, ओके। डिजिटल सिग्नेचर होती है, सो दैट डिजिटल सिग्नेचर विच इज़ गिवन टू यू बाय द बैंक, और वहाँ पे आपके पास वो सिक्योरली आपको रखनी पड़ती है, सेव करके आपके फ़ोन पे या आपके कंप्यूटर पे। एंड फिर व्हेन यू हैव टू गो साइन ओवर देयर, यू हैव टू क्लिक देयर एंड यू हैव टू ओपन द फोल्डर जहाँ पे आपने वो सेव करके रखी है आपकी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, और उसको अटैच करना है, जैसे हम फोटोज़ अटैच करते हैं ना, अटैचमेंट की तरह। सो यू हैव टू अटैच ओवर देयर दैट डिजिटल सिग्नेचर, ओके। सो फिर बैंक क्या करती है, बैंक स्कैन करती है इस इलेक्ट्रॉनिक चेक को, फिर उसको एनक्रिप्ट किया जाता है एंड बैंक उसकी सॉफ्ट कॉपी बनाती है, ओके। एंड बैंक क्या करती है, बैंक आपकी साइन को भी डिजिटल सिग्नेचर करती है। एंड देन व्हाट हैपेंस इज, वंस यू अपलोड दैट सिग्नेचर ओवर देयर, इट अपीयर्स एज योर सिग्नेचर, ओके। एंड देन यू हैव टू गिव confirmation that yes, you want to make this amount of payment to this person. Now what is this biometrics? Biometrics क्या करता है, आपकी एक्शंस को मेजर करता है। सो आइदर यू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का मतलब है उसको यू आर कॉल टू द बैंक, और वहाँ पे उनका वो इलेक्ट्रॉनिक माउस पैड जैसे होता है, एंड यू हैव टू साइन, यू आर टोल्ड टू साइन। सो बायोमेट्रिक्स क्या करता है, आपका स्पीड ऑफ साइनिंग, प्रेशर while you signing, ये सब आपकी साइन, along with that it records everything, okay, and then it is converted into a digital signature and then it is locked, okay. So that is what is that asymmetric crypto system, okay. So the bank gives you an electronic signature also, and then you can make an electronic check also, okay. So this is a electronic check in the electronic form. Then is what is a truncated check. अभी normal process क्या होता है, see, okay, first let's understand what is a truncated check. It is a check which is truncated during the course of a clearing cycle, either by the clearing house or by paying bank or receiving bank immediately on the generation of an electronic image for transmission, substituting the further physical movement of the check in writing. See, normally क्या होता है, जब आप किसी को पेपर चेक लिखवा के देते हो, so you as a student of Zavrae's, आपने पेमेंट किया जावरेज को बाय चेक, ओके। सो व्हाट हैपेंस इज दैट you have given us the check of HDFC Bank because you have an account in the bank. अब जावरेज का अकाउंट इज इन अनदर बैंक, इट इज़ नॉट इन HDFC, और आपने चेक फिजिकली हैंड ओवर किया ZPA को। अब ZPA क्या करेगा, ZPA वो चेक
अपने बैंक में सबमिट कर दिया, करेक्ट, एंड देन इट टेक्स टाइम। तो ZPA की बैंक क्या करेगी, वो चेक को एक्सेप्ट करेगी एंड इमीडिएटली द अकाउंट डज नॉट गेट क्रेडिटेड। ओके, तो क्या होता है, ZPA की बैंक पहले इंटीमेट करती है RBI एंड देन इट इंटीमेट्स your, because RBI, as you have studied, is a clearing house. It has to clear all these checks, right? And then once the signatures match, then your bank HDFC will release the payment and then ZPA के account credit हो जाएगा और आपका account debit हो जाएगा. So this whole process ना takes time. So that is why in 2002 this concept of truncated check has been since then it has been used. अब what is it? आप क्या कर सकते हो अभी, now you present the check to the collecting bank. Okay, so ZPA ने अपने बैंक में, that is the collecting bank, ये चेक को प्रेजेंट किया. Then जो ZPA की बैंक है, it has a scanner. Okay, so instead of the check moving, the check gets scanned and then it is converted into a soft copy and this file is sent to the RBI. RBI mails it to the drawee bank, मतलब your bank. And this is how it flows and it is a much faster, so truncated मतलब scanned check है ये. Okay, and it can be done by the collecting bank, it can be done by RBI or it can be done by the drawee bank and it saves a lot of time. Okay, so instead of physical movement जो हम कहते हैं, immediately वो scan किया जाता है. It's a truncated here means a scanned copy. Okay, so that these are the two words. So now after 2002 Amendment Act, when we say section 6 tells us the definition of what is check, so these two are also, they will also, the definition of under section 6 will also apply to these forms of checks. Okay, that is payable on demand, drawn on a specified banker, that definition. Then let's go to crossing of checks. अब ये crossing of checks क्या होता है and is it really important for checks to make it much more secure? So the answer is yes. Okay, now now there are two types. It can be an open check. अगर आप पहली इमेज देखते हो पे राकेश रंजन, तो वहाँ पे कोई भी क्रॉसिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है. द वर्ड बेरर इज ऑल्सो वेरी वेरी प्रोमिनेंट वहाँ पे दिया गया है. अमाउंट भर दिया गया है इन वर्ड्स एज वेल एज फिगर्स. डेट यू हैव टू ऐड. ओके, एंड देन द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन. सो ये जो पहला चेक आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? दिस इज एन ओपन चेक. This is one whose payment can be made over the counter on presentment. So it is a bearer check. ये क्रॉस नहीं किया गया. इसका क्या मतलब है कि जिसके हाथ में ये चेक है, that person can go to the bank and ask the cash payment to be made over the counter. No, it is not that money will be transferred to the account of the person. Bearer check मतलब open check का मतलब है, if I have the check in my hand, I am the bearer of the check. Can I go to the bank and ask for payment? Answer is yes. Okay, लेकिन अभी banks IDs भी मांगती है. So this is an open check and it is very risky. Why? Because if it falls into the hands of the wrong person, he can take your money. Okay, then cross check. अब अगर आप दूसरा इमेज देखते हो, वहाँ पे आपको दिखेगा पे ऋत्विक पी और वहाँ पे लाइंस है क्रॉस की गई है, टू ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस. इसको कहते हैं क्रॉस चेक. सो इट हैज़ टू ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस ड्रॉन अक्रॉस द फेस. अभी ये है लेस रिस्की. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ क्रॉस चेक और कितने टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग होती है. तो पहले तो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड विच आर द बैंक्स इन्वॉल्व्ड. तो दो बैंक्स होती है, पेइंग बैंक एंड कलेक्टिंग बैंक. पेइंग बैंक इज द बैंकर विच मेक्स द पेमेंट ऑफ द क्रॉस चेक and is the drawee of the check, and collecting bank is the banker who collects the amount of the check on behalf of its customer. So अगर आपने HDFC बैंक का चेक ZPA को फीस के तौर पे दिया है, तो आपकी बैंक कौन सी हुई? पेइंग बैंक. ओके, who has to make the payment. and ZPA की बैंक कौन सी हुई? The collecting bank. So ZPA's bank is collecting money on behalf of ZPA from your bank.
So yours is paying bank and ZPS is the collecting bank. Then there are 4 types of crossing. General crossing होता है, special crossing होता है, not negotiable crossing होता है और restrictive crossing होता है. Now I hope you understood this part, that the first part which I told you कि checks, it can be an open check which is not crossed at all. It is a bearer check. It is very risky because if it falls into the hands of the wrong person, your money is gone. So जो भी amount है, if it is a bearer check, it is not crossed and I have the check in my hand. Even if my name is not written over there, I can go to the bank and demand over the counter payment. Okay? And crossing is to make it more secure. और ये crossing है 4 types की: general, special, not negotiable and restrictive crossing. Now we have to understand each of them in detail. अब ये general crossing क्या है? General crossing. Here there are 2 parallel transverse lines which are drawn across the face of the check. Okay, the lines may be without any words written on it between them, or it may contain certain words like and company, yeah, or not negotiable, etc. There should not be the name of any banker on it. The banker on whom it is drawn shall pay only to the collecting bank. The holder may deposit his check with any bank of his choice and collect his money through the bank. मतलब we'll understand these details here. पहले तो इसका image देखो. तो यहाँ पे check है. वहाँ पे दो, if you see to the left hand side, there are 2 transverse parallel lines on the face of it. इसका मतलब है crossing. तो ये there can be just 2 lines or there can be some words written on the lines. Okay, like दिस इज़ अ जनरल क्रॉसिंग 1 टाइप. यहाँ पे कोई भी वर्ड्स नहीं लिखे, सिर्फ 2 लाइन्स ड्रॉ किए गए हैं. देन दे कैन बी वर्ड्स रिटन ऑन इट लाइक एंड कंपनी, और दे कैन बी वर्ड्स रिटन नॉट नेगोशिएबल, or there can be words written in the middle, not negotiable and company. So these are all examples of general crossing. Okay, अब इसका मतलब समझते हैं. What is the effect of this general crossing? अगर the words and co लिखे हैं, it mean nothing at all actually. General crossing containing the words not negotiable जो अगर लिखे हैं, तो यहाँ पे जो एंडोसी है ना, does not get a better title than that of the endorser. So if the title of the endorser is defective, the endorsee's title also becomes defective. मतलब अगर यहाँ पे not negotiable, मेरा चेक है, मैंने वहाँ पे लिखते समय ही, आपको देते समय ही 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ की एंड वहाँ पे लिख दिया नॉट नेगोशिएबल, और मैंने दिया ZPA को. अब ZPA के ऑफिस से अगर चेक चोरी हो गया, ओके, इट इज़ अ स्टोलन चेक, और कोई फोर्जरी से सिग्नेचर्स भी उसके ऊपर डालता है, ओके, तो देन जो इवन वी हैव सीन इन द केस ऑफ फोर्जरी, अ होल्डर इन ड्यू कोर्स does not himself get a good title, nor can he transfer a good title to the other subsequent parties. So यहाँ पे अगर words लिखे गए ना not negotiable, तो जो एंडोसी होता है, who is an endorsee? एंडोसर होता है जो साइन करके एंडोस करके इंस्ट्रूमेंट को डिलीवर करता है टू द एंडोसी. तो यहाँ पे अगर एंडोसर, वहाँ पे लिखा है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, एंड अगर एंडोसर का टाइटल डिफेक्टिव है, then the endorsee also gets a defective title even if the endorsee is a holder in due course. Okay, so अगर not negotiable वहाँ पे लिखा है, not negotiable crossing है, so it is considered very safe. Why? Because जो अगर एंडोसर, अगर ये चोरी भी हुआ, फोर्ज्ड भी हुआ, तो एंडोसर का टाइटल डिफेक्टिव है, मतलब एंडोसी का टाइटल भी होगा डिफेक्टिव. Then general crossing with the words not negotiable and co, it has the same effect as above in the sense that if the holder's title is, endorser's title is defective, the endorsee also gets a defective title. Then special type of crossing. अब ये special type of crossing मतलब, see general crossing कैसी थी, वहाँ पे किसी बैंक का नाम नहीं था, सिर्फ 2 लाइन्स थी, या एंड को लिखा था, उसका ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है.
नॉट नेगोशिएबल अगर लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंडोसा का टाइटल डिफेक्टिव, ही ट्रांसफर्स द डिफेक्टिव टाइटल टू द एंडोसी। और अगर दो ट्रांसफर्स लाइंस के बीच में लिखा है नॉट नेगोशिएबल एंड कंपनी, ऑल्सो इट मीन्स दैट अगर एंडोसा का टाइटल डिफेक्टिव है, ही कैन नेवर ट्रांसफर अ गुड टाइटल इवन टू अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। देन वी कम टू स्पेशल क्रॉसिंग, मतलब यहाँ पे बैंक का नाम लिखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक, येस बैंक, HDFC. So these are the various names which can be written in on the check between those two transverse parallel lines. लेकिन इसका मतलब क्या है स्पेशल क्रॉसिंग का? A check is said to contain a special crossing when the name of some banker is written across the face of the check. तो बैंकर का नाम वहाँ पे लिखा जाता है. In this case, the name of the banker on whom the check is crossed. तो अगर वहाँ पे दो आपके चेक के ऊपर आपने चेक ड्रॉ किया है ऑन HDFC बैंक, ओके, और वहाँ पे अगर आपने दो ट्रांसफर्स लाइंस ड्रॉ की और उसके बीच में नाम लिखा बैंक का, देन इफ अगर आपने बैंकर का नाम लिखा है, to whom the check is crossed may be written within the two parallel lines or it can be written along with the words and co also. अभी जो बैंकर है on whom the check is drawn shall pay only to the banker to whom it is crossed. तो अगर आपकी बैंक का चेक इज HDFC का चेक है और आपने वहाँ पे क्रॉस करके लिखा ICICI, that means HDFC Bank is going to make payment only to ICICI and no other bank. और अगर आपने ऐसा लिख के ZPA को दिया एज फॉर फीस एंड ZPA ने ऑफिस के स्टाफ ने देखा कि वहाँ पे लिखा है ICICI, और देन ZPA के स्टाफ कहेगा कि सॉरी वी डोंट हैव एन अकाउंट इन दिस बैंक, सो बिफोर यू एक्सेप्ट सच अ क्रॉसिंग प्लीज़ वेरीफाई. और अगर लॉ कहता है नहीं है तो अभी ये क्रॉस हो चुका है, देन यू विल हैव टू ओपन एन अकाउंट इन दैट बैंक जिस बैंकर का नाम वहाँ पे लिखा है. सो इफ़ यू हैव रिटन द बैंकर्स नेम ऑन द चेक इन द बिटवीन द टू पैरेलल ट्रांसफर्स लाइन्स, इसका ये मतलब है कि आपकी बैंक सिर्फ उस बैंक को पेमेंट करेगी. So the banker on whom the check is drawn shall pay only to the banker to whom it is crossed. The special thing here is the mention of the name of a special bank which alone could be the collecting banker of the check. तो अगर वहाँ पे it has been crossed in the name of ICICI, no other banker can collect the money. So who is collecting bank? Collecting bank is the one who receives the payment, correct? The bank which receives the payment on behalf of its account holder, and drawee bank is the one who is making the payment on behalf of its account holder. Okay, so यहाँ पे जो holder है can get it collected only by opening an account with the specified banker. हाँ, अगर आपका अकाउंट ही उस बैंक में है, ICICI का अगर वहाँ पे नाम मेंशन है क्रॉसिंग पे, और अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है उस बैंक में, तो ऑफ कोर्स देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज हियर इट इज एन ऑर्डर टू पे ओनली दैट बैंक एंड नो अदर बैंकर. लेकिन अगर आपका अकाउंट वहाँ पे नहीं है, देन यू मे हैव टू ओपन एन अकाउंट ओवर देयर इन ऑर्डर टू रिसीव दैट मनी. So as per section 126 where the check is crossed specially, इसको कहते हैं special crossing, जहाँ पे आपने बैंकर का नाम लिखा है and only that banker can get the payment. The banker on whom it is drawn shall not pay it otherwise than to the banker to whom it is crossed or his agent for collection. तो अभी अगर स्पेशल क्रॉसिंग है तो ड्रॉई बैंक विल नॉट मेक द पेमेंट टू एनी अदर बैंकर एक्सेप्ट द बैंकर जिसका नाम वहाँ पे लिखा है. So the paying bank has to pay on the check only when it is presented through the banker specially mentioned in the crossing, तभी पेमेंट मिलेगा. So collecting banker can always act through an agent bank. तो agent bank के थ्रू भी आप एक्ट कर सकते हो यहाँ पे. ओके, मतलब अगर आपका अकाउंट नहीं है उस बैंक, अगर ICI का नाम वहाँ पे लिखा है एंड देन यू डोंट हैव एन अकाउंट इन दैट, देन you can even have a bank through an agent bank also you can collect your money. Special crossing introduces greater safety as compared to general crossing, as it would be more difficult for a wrong person to collect payment on such a check. Why? Because account bank
कलेक्टिंग बैंक का नाम भी लिखा है वहाँ पे, सो इट बिकम्स इवन मोर रिस्ट्रिक्टिव, करेक्ट? So this is special crossing when you are writing the name of the banker. Then very interesting, not negotiable crossing. Now what is this not negotiable crossing? A check is said to contain a not negotiable crossing when the words not negotiable are added to the crossing. Okay? So not negotiable के words वहाँ पे लिखे होने चाहिए. It may be done in the case of general or special crossing. Section 123 and 124 deal with this. But see, general crossing में हमने क्या देखा? That there are two transverse lines without the name of the banker. जैसे ही उस lines में the name of the collecting bank is given, it becomes a special crossing. तो जनरल क्रॉसिंग वो होती है जहाँ पे वो स्पेसिफाइड बैंकर का नाम नहीं लिखा है. स्पेशल क्रॉसिंग में कलेक्टिंग बैंकर का नाम लिखा है. ओके, अब ये दोनों जनरल हो या स्पेशल हो, दे कैन बी मेड नॉट नेगोशिएबल. ओके, सो नॉट नेगोशिएबल कैसे हो जाता है इंस्ट्रूमेंट? इट कैन जस्ट यू जस्ट इट विल हैव टू हैव द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल विदाउट द नेम ऑफ द बैंक. अगर आपने वहाँ पे टू ट्रांसफर्स लाइन्स में सिर्फ लिख दिया नॉट नेगोशिएबल, तो ये बन गया नॉट नेगोशिएबल जनरल क्रॉसिंग. अगर वहाँ पे लिखा है ICICI नॉट नेगोशिएबल, दोनों वर्ड्स लिखे, सो द मोमेंट देयर इज ICICI बैंक, दैट इज अ स्पेशल क्रॉसिंग, एंड द मोमेंट यू राइट दैट नॉट नेगोशिएबल, आपने उसको नॉट नेगोशिएबल स्पेशल क्रॉसिंग कर दिया. ओके, as per section 130, a person taking a check crossed generally or specially bearing either case the words, तो ये जनरल हो जहाँ पे बैंक का नाम नहीं है और सिर्फ नॉट नेगोशिएबल वर्ड्स रिटन है, या ये स्पेशल है मतलब बैंकर का नाम है प्लस नॉट नेगोशिएबल लिखा है. इन आइदर ऑफ दीज टू केसेस द person taking the check shall not be capable of giving a better title to the check than that which the person from whom he took it. सेम मतलब हमने जब देखा नॉट नेगोशिएबल का मतलब क्या हुआ? अगर एंडोसर का टाइटल डिफेक्टिव है, ही ऑलवेज ट्रांसफर्स अ डिफेक्टिव टाइटल टू द एंडोसी. सो नॉट नेगोशिएबल का यही मतलब है. ओके, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग कैन बी ऑन अ जनरल क्रॉसिंग और इट कैन बी विद अ स्पेशल क्रॉसिंग. जब हमने वर्ड्स डाल दिए नॉट नेगोशिएबल, अगर एंडोसर का टाइटल डिफेक्टिव है, एंडोसी को हमेशा मिलेगा डिफेक्टिव टाइटल. देन इट एक्चुअली क्या होता है नॉट नेगोशिएबल लिखने के बाद? इट एक्चुअली मटीरियली डिमिनिशेस द नेगोशिएबल वैल्यू ऑफ अ चेक. दैट इज द पर्सन हु इज टेकिंग इट शैल गेट ओनली द राइट्स ऑफ द ट्रांसफरर. मतलब यू कैन ट्रांसफर इट, लेकिन ट्रांसफरर का अगर डिफेक्टिव टाइटल है तो ट्रांसफरी को मिलता है डिफेक्टिव टाइटल. इट इज हाउएवर नेगोशिएबल तो है, लेकिन उसकी सब पावर्स ऑफ नेगोशिएशन ही चली जाती है उसमें. इट डिप्राइव्स द चेक ऑफ द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एंड द ट्रांसफरी वुड नॉट बी एबल टू गेट अ टाइटल बेटर देन दैट ऑफ द ट्रांसफरर. हमने तो वैसे कहा है कि अगर एंडोसर का टाइटल डिफेक्टिव है, लेकिन if it is transferred for value, मतलब for consideration in good faith before maturity, अब एंडोसी बन गया होल्डर इन ड्यू कोर्स, और उसके बाद वो सबको गुड टाइटल ट्रांसफ़र कर सकता है. लेकिन अगर यहाँ पे ये नॉट नेगोशिएबल है और ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव है, देन ही ट्रांसफर्स डिफेक्टिव टाइटल टू ऑल. ओके, its object is to protect the rights of the holder of a check, as in case it goes into the wrong hands and from there it is transferred to holder in due course, the original holder will lose his claim. Naturally he lose his claim because uska title hi abhi defective hai. So no one can become the holder in due course of such a check because no one is going to get a good title. Then restrictive crossing. अब ये restrictive crossing क्या है? A check is said to contain a restrictive crossing when the words account payee या account payee only वहाँ पे लिखे गए हैं. Now what is the meaning of account payee? See for example, अगर check है और वहाँ पे दो ट्रांसफर्स लाइन्स के बीच में आपने लिख दिया अकाउंट पे. अगेन लेट्स रिवाइज इट. सिर्फ दो ट्रांसफर्स लाइन्स है, व्हाट इज इट? जनरल क्रॉसिंग.
सिर्फ दो ट्रांसफर्स पैरेलल लाइन से और उसके बीच में लिखा है नॉट नेगोशिएबल, ये क्या है? नॉट नेगोशिएबल जनरल क्रॉसिंग। अगर दो ट्रांसफर्स लाइंस के बीच में लिखा है HDFC बैंक, देन इट हैज़ बिकम अ स्पेशल क्रॉसिंग। और अगर वहाँ पे लिखा है दो ट्रांसफर्स लाइंस के बीच में HDFC बैंक एंड नॉट नेगोशिएबल, तो ये बन गया नॉट नेगोशिएबल स्पेशल क्रॉसिंग। और अगर यहाँ पे सिर्फ लिखा है, न बैंकर का नाम है न नॉट नेगोशिएबल है, लेकिन लिखा है अकाउंट पेई, तो ये क्या है? दिस इज अ रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। ओके, नाउ व्हाट इज अ रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग? It may be done in the case of general or special crossing. The words not negotiable may also be added to it. The effect is that the collecting bank कौन होती है? जिसको पैसा मिलने वाला है। The effect is that the collecting bank is supposed to collect the check only on behalf of the payee and credit the amount to his account only. मतलब क्या है यहाँ पे? जिसका the money is going to go into the account of the person who has been named, not in anyone else's account. Okay, so अगर वहाँ पे लिखा है अकाउंट पे और आपने चेक दिया ZPA को, अब ये चेक सिर्फ ZPA के अकाउंट में ही पेएबल है, not anyone else's. The check does not lose its negotiability, however. How? The final holder can seek the help of the payee in recovering the money by handing the check over to him. मतलब यहाँ पे अगर लिखा है आपने चेक दिया ZPA को और वहाँ पे डाल दिया अकाउंट पे, इसका मतलब है कि ये जो फीस का पैसा है ये सिर्फ ZPA के अकाउंट में जा सकता है। ओके, और अगर मैंने अभी इसको ZPA ने इस चेक को फर्दर ट्रांसफ़र किया, इट वेंट टू मिस्टर ए। अब मिस्टर ए इज़ द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, लेकिन वहाँ पे लिखा है अकाउंट पे, मतलब ये सिर्फ ZPA के अकाउंट में जाने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो पे है ही कैन टेक द हेल्प, जो होल्डर है सॉरी, ही कैन टेक द हेल्प ऑफ द पे, मतलब वो आ सकता है ZPA के पास एंड ही कैन हैंड ओवर द चेक टू ZPA एंड से दैट ओके प्लीज गिव द मनी टू मी, or he can recover his money from the transferor or any other earlier parties. Why? Because उसके अकाउंट में ये पैसा नहीं जाने वाला है। In case of loss of check, no other person other than the payee can get the payment. Why? Because वहाँ पे लिखा है अकाउंट पे, सो सिर्फ उसके अकाउंट में जाना है और किसी के अकाउंट में ये पैसा नहीं जा रहा है। करेक्ट? देन हु मे क्रॉस, हम अभी तक इतनी देर से क्रॉसिंग कह रहे हैं, जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन क्रॉस कर कौन सकता है? क्रॉसिंग ऑफ एन अनक्रॉस्ड चेक is not taken by law as a material alteration which affects the validity of the instrument. अगर ये एक uncrossed check है, मतलब इसके ऊपर कोई भी क्रॉसिंग नहीं, ना जनरल क्रॉसिंग है ना स्पेशल क्रॉसिंग है, तो if I put that crossing while transferring it to somebody else, will it amount to material alteration, मतलब बहुत important change? So the law says no, it will not be treated as a material alteration which will affect the validity of the instrument. वैसे तो हमने अब तक पढ़ा है कि if any change is made without prior consent of the parties, then it will be treated as invalid. Correct? लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है, because crossing अगर ये uncrossed है and you cross it, it does not amount to material alteration. Drawer of the check may cross it generally or specially at the time of issue. So अगर आप जब ये चेक ड्रॉ कर रहे हैं फीस का ZPA के ऊपर, उसी टाइम आप क्रॉस करके दे सकते हैं हमको, या यू मे नॉट क्रॉस इट एट ऑल, दैट बिकम्स अ अनक्रॉस्ड चेक। तो इशू के बाद आपने ZPA का नाम लिखा पे ज़ावरेज प्रोफेशनल एकेडमी और वो क्रॉसिंग की लाइंस नहीं दी, ना बैंकर का नाम लिखा, ना नॉट नेगोशिएबल लिखा, ना रिस्ट्रिक्ट किया, अकाउंट पे भी नहीं लिखा, और वैसे ही हमको अगर दे दिया, सो यू ऑलरेडी गिवन इट टू अस। After we get it, can ZPA make the crossing on it? So answer is yes. Section 125 permits it in the following ways. How? Uncrossed check
may be crossed by the holder generally or specially. तो आपने ZPA को दिया, can ZPA put the crossing? Yes, ये general crossing हो सकती है, या मतलब जहाँ पे हमने किसी बैंकर का नाम नहीं लिखा, या स्पेशल क्रॉसिंग हो सकती है जहाँ पे हमने बैंकर का नाम लिखा, इफ वी वांट टू ट्रांसफर इट फर्दर टू समबडी एल्स. वेयर इट इज क्रॉस जनरली एंड द होल्डर में क्रॉस इट स्पेशली. ये जनरल क्रॉसिंग था, मतलब आपने जब ZPA को ये चेक दिया फॉर फीस, वहाँ पे आपने सिर्फ 2 ट्रांसफर्स लाइन्स करके दी थी और हमने वहाँ पे वर्ड्स डाल दिया, बैंकर का नाम डाल दिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ इट इज एन अनक्रॉस चेक, द होल्डर कैन क्रॉस इट. अगर ये एक जनरल क्रॉसिंग है, द होल्डर कैन मेक इट इनटू अ स्पेशल क्रॉसिंग. ओके, वेयर इट इज क्रॉस जनरली और स्पेशली, द होल्डर में इवन एट द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल. अभी यहाँ पे आपने दे दिया हमको, वहाँ पे सिर्फ 2 जनरल क्रॉसिंग की लाइन्स थी और कुछ भी नहीं लिखा. वी कैन मेक इट इनटू अ स्पेशल क्रॉसिंग बाय राइटिंग द बैंकर्स नेम. ओके, HDFC बैंक. फिर हमने ट्रांसफ़र किया बी को, बी ने वहाँ पे सिर्फ लिखा था बैंकर का नाम ना, स्पेशल क्रॉसिंग. वहाँ पे बी ने ऐड किए वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल. ओके, सो इट हैज़ बिकम स्पेशल नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग. When it is crossed specially, मतलब with the banker's name, the banker to whom it is crossed may again cross it specially to another banker or his agent for collection. तो अगर HDFC can also further cross it by putting it to a specific banker. Okay, so it can be further crossed. ऐसे नहीं कि पहले से ही आपका चेक जो है वो क्रॉस होके आना चाहिए. Subsequently also it can be crossed. Then once the crossing is made, any change in it will amount to material alteration which may invalidate the check. So uncrossed check या once crossing कर दी गई है, then you cannot cancel that crossing. Okay, then it will make the check invalid. Only the drawer himself is entitled to cancel the crossing by writing on it. By writing what? But by writing the suitable words to that effect along with his full signature. Okay, बाकी किसी को, no holder has the right to cancel the crossing. Who has this right? Only the drawer, by writing the suitable words over there and giving his full signature. अब देखते हैं बैंकर्स की लायबिलिटी क्या होती है. जो पेइंग बैंक है उसकी लायबिलिटी क्या होती है, और जो कलेक्टिंग बैंक है उसकी लायबिलिटी क्या होती है. सो लायबिलिटी ऑफ बैंकर, इट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंकर. बैंकर होना चाहिए यहाँ पे, टू ऑनर हिज कस्टमर्स चेक्स unless there are valid reasons for refusing the payment on the same. If the banker wrongfully dishonors a check, he is liable to pay punitive or exemplary damages. ये हमने देखा था in the case of फाउंडेशन में. हमने ये पढ़ा था कि अगर अकाउंट में पैसा है लेकिन द बैंकर wrongfully dishonors the check, then he is subject to punitive or exemplary damages, and the smaller the amount on the check, the more greater are the damages. The holder can hold the drawer liable in damages for breach of the contract. Now, when the banker must refuse payment on the checks, क्या ऐसा हो सकता है कि बैंकर खुद कहेगा कि नहीं, I will not make the payment? तो आंसर is yes, there are situations where the banker must refuse payment of checks. In some cases, a banker must refuse payment and does not incur any liability even if he refuses to make the payment. In fact, in such cases, making payment will not be good against the drawer. अगर बैंक, there are some situations जो हम पढ़ेंगे जहाँ पे अगर बैंक ने पेमेंट किया, इनफैक्ट इट इज़ ओके इफ द बैंक रिफ्यूजेस टू मेक द पेमेंट, और कोई भी लायबिलिटी बैंक के ऊपर नहीं आएगी इवन फॉर रिफ्यूजिंग, क्योंकि अगर बैंक ने पेमेंट किया, इट वुड नॉट बी गुड अगेंस्ट द ड्रॉवर एंड द बैंकर विल हैव टू बेयर द लॉस हिमसेल्फ और रिकवर इट फ्रॉम द रॉन्ग पेई इफ पॉसिबल. ओके, तो कौन से है ये सर्कमस्टेंसेज जहाँ पे बैंक पेमेंट नहीं कर रही है फिर भी उसको कोई भी लायबिलिटी नहीं है. सो ये है फॉलोइंग केसेस where the bank is bound to dishonor his customer's check. पहले तो when the payment is countermanded by the customer. Now what is the meaning of this countermanded? तो देखिए, when a customer countermands the payment, इसका क्या मतलब है? मतलब customer issues instructions to the bank. Customer issue कर रहा है बैंक को instructions, is giving instructions to the bank not to pay on a particular check which has been issued to him.
तो अगर आपने पेमेंट का चेक दिया ZPA को एंड देन यू ओनली इंस्ट्रक्ट द बैंक दैट मैंने ऐसे ऐसे चेक दिया है ZPA को इतने अमाउंट का, बट डू नॉट मेक द पेमेंट. So you have issued instructions to the bank not to pay on a particular check which has been issued by you. Then the banker is bound to listen to your instructions. Okay. So अब इसको क्या कहते हैं? काउंटरमैंड. ना ये काउंटरमैंड ऑर्डर जो है आपकी, इट मस्ट बी गिवन वेल इन टाइम. तो अगर चेक दिया है पर्टिकुलर डेट का और नाउ यू डोंट वांट दैट पेमेंट टू बी मेड बाय द बैंक, तो आपको वेल इन टाइम बैंक को इसके इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए. ओके. So the order must be given to the bank well in time so that the bank can act upon it. Is an oral order enough in this case? The answer is yes. Even an oral order is sufficient. Then any payment which is made by the bank after due notice. तो अगर आपने already बैंक को notice दी, oral हो या written हो, कि प्लीज़ इस अमाउंट का चेक इस पर्सन को पेमेंट मत कीजिए, उसके बावजूद भी अगर बैंक ने पेमेंट किया, then that what will be the effect of this? Any payment made by bank after due notice of countermanding will not be good against the drawer. The banker will not be entitled to refund from the payee because payee would not have got the payment on an otherwise valid check and the banker will have to bear the loss caused by such payment. तो अगर आपने पहले से ही टाइमली नोटिस दिया बैंकर को कि ऐसा ऐसा चेक इस अमाउंट का इस पार्टी को पेमेंट मत कीजिए, लेकिन नोटिस मिलने के बाद भी अगर बैंकर ने पेमेंट किया है, then the banker will bear the loss. सो यहाँ पे अगर ड्रॉवर के ही इंस्ट्रक्शंस है नॉट टू मेक द पेमेंट, इसको कहते हैं काउंटरमैंड. तो देन द बैंक शुड नॉट मेक द पेमेंट. सेकंड इज इन द केस ऑफ डेथ और इंसैनिटी ऑफ द कस्टमर. व्हेन द बैंकर हैज रिसीव्ड नोटिस कि उनका जो कस्टमर है जिसका अकाउंट है उनके बैंक में हैज डाइड और हैज बिकम इनसेन or he has become even insolvent, we can say. Okay. Then the banker's duty is to pay on the checks drawn by such a customer stands revoked and therefore he will not make payment on the check. तो आपने चेक तो इशू कर दिया, मैंने चेक इशू किया to someone of a specific amount and then someone sends a notice to the bank that you know this person is dead, और अगर आपको कोई भी चेक्स उन्होंने दिए हैं किसी और को और कोई आपके पास पेमेंट के लिए आता है, देन प्लीज़ वेट. ओके. सो एनी पेमेंट विच इज़ मेड बाय द बैंकर आफ्टर नोटिस इज़ बैड अगेंस्ट द ड्रॉवर. ओके. एंड देन व्हाट विल हैपन? द बैंक विल हैव टू पे द consequences. Yeah, the banker would not be entitled to refund from the payee who has not got the payment on an otherwise valid check. तो बैंक उससे वापस नहीं ले सकती. अंडरस्टैंड, द बैंक कैन नॉट गो टू द पेई एंड से कि नहीं नहीं हमको नोटिस बाद में मिली या वट एवर, सो ये पेमेंट हमको रिटर्न करो. बैंक कैन नॉट गो देयर, बट बैंक विल हैव टू कॉम्पनसेट द पर्सन हु हैज डाइड और बिकम इंसॉल्वेंट बिकॉज उन्होंने तो नोटिस वेल इन एडवांस दी थी. सेम इन द केस ऑफ काउंटरमैंडेड पेमेंट. करेक्ट. देन इज नोटिस ऑफ असाइनमेंट, जहाँ पे बैंकर हैज ऑलरेडी रिसीव्ड अपने कस्टमर से, बैंकर हैज रिसीव्ड अ नोटिस ऑफ असाइनमेंट ऑफ हिज क्रेडिट बैलेंस इन द अकाउंट. ही मस्ट रिफ्यूज द पेमेंट ऑफ द चेक ड्रॉन बाय द कस्टमर इमीडिएटली. बैंक हैज टू उसको अगर नोटिस मिला है बैंकर को ऑफ असाइनमेंट of the credit balance in the account, then he must refuse payment on the check immediately. That is the so this you can say is also like a general order of countermanding from the customer against all the payments instead of being against a particular check. सबके against आपने पूरा का पूरा assignment कर दिया account, so you've informed the banker that please do not make further payments, okay, on any checks. Then is defective title of the holder. When the banker has received information about defective title of the person who is going to present the check, like चेक गया है लेकिन आपको पता है कि वो फोर्जर है, देन अगर और बैंक को ऑलरेडी नोटिस मिल चुकी है, देन द बैंक मस्ट रिफ्यूज टू ऑनर द चेक. अगर होल्डर का टाइटल डिफेक्टिव है, बैंक को नोटिस मिल चुकी है दैट ये होल्डर है, उसका टाइटल डिफेक्टिव है, वो आएगा पेमेंट के लिए, डोंट मेक द पेमेंट. द बैंक शुड नॉट मेक द पेमेंट. लॉस ऑफ चेक है, मतलब व्हेन द बैंक हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड कि कस्टमर
by the customer about loss of a particular check, the bank should not make any payment on that check. And if the payment has been made, the banker can recover the amount from the wrong pay. यहाँ पे सी देर इज अ डिफरेंस इन द केस ऑफ काउंटरमैंड और डेथ. यहाँ पे क्या है, वहाँ इन दोनों केसेस में हमने किया कि अगर बैंक ने पे को पैसा दे दिया, देन द बैंक कैन नॉट आस्क फॉर द मनी बैक बिकॉज इट वॉज क्वाइट वैलिड. लेकिन अगर लॉस ऑफ चेक है और बैंक को नोटिस मिल चुकी है, देन द बैंक शुड नॉट मेक पेमेंट ऑन दैट चेक. लेकिन अगर पेमेंट इज ऑलरेडी बीन मेड, then the banker can recover the amount from the wrong pay. Okay, if he is traceable, of course. अगर वो traceable नहीं है, then it is very difficult. Why can the bank recover? Because that person is not entitled to the possession and payment of the check. But banker shall be liable to the customer only if the notice has been received in time from the customer. So अगर मेरे पास मेरा चेक है साइन किया हुआ and it is lost, someone found it. Now I have recorded the check number and I immediately inform the bank कि ऐसे इस ये the check of this particular number that has been lost. So अगर कोई आता है फाइंडर या कोई भी आता है वो चेक लेके आपके पास, प्लीज़ डू नॉट मेक द पेमेंट. और मैंने ये नोटिस इमीडिएटली बैंक को दे दी द मोमेंट आई बिकेम अवेयर दैट द चेक हैज़ I have lost that check. Not necessarily stolen, but I have lost it. तो बैंक को अगर नोटिस मिल चुकी है and someone comes with that check number, to the bank can refuse the payment. Correct? लेकिन अगर बैंक को कोई नोटिस मिली ही नहीं है and the bank makes the payment, then what will happen? Then the law says that bank can ask for the payment back. Okay? Then is irregularity in the check. When the check has some technical irregularity, like आपने अमाउंट लिखा, देन उसमें मटीरियल ऑल्टरेशन दिखा बैंक को, या अमाउंट के यहाँ या नेम के यहाँ या डेट के यहाँ, अभी तो बैंक तो एक्सेप्ट ही नहीं करती. करेक्ट? पहले कहा जाता था कि जहाँ पे भी आपने मटीरियल ऑल्टरेशन किया है वहाँ पे डबल सिग्नेचर करो, बैंक विल एक्सेप्ट. लेकिन अभी तो कोई भी ओवर राइटिंग हो, कुछ भी हो, बैंक डज नॉट एक्सेप्ट, इट आस्क्स फॉर अनदर चेक. लाइक सिग्नेचर में बैंक को ऐसे लगा कि नहीं ये मैच नहीं हो रहा है, सो देयर इज सम इरेगुलरिटी, द बैंक विल नॉट मेक द पेमेंट. ओके. देन क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स. अगर बैंक को नोटिस मिल गया है फॉर क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट फ्रॉम द कस्टमर, द बैंकर मस्ट नॉट पे ऑन द कस्टमर्स चेक. अगर आपको अकाउंट बंद करना है HDFC बैंक में, लेकिन आपने अगर ऑलरेडी जावरेज को चेक दे के रखा है एंड यू गिव अ नोटिस टू द बैंक ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट, then the bank cannot make any payment to ZP also. And if the bank still makes the payment, then the bank will be liable for the loss. Bank alone will be liable for the loss. So these are the cases. Normally तो हम कहते हैं there are fiduciary relations between the banker and the drawer of the check. So, but there are no fiduciary relations between the drawee bank and the payee. Okay, so अगर sufficient amounts नहीं है, then the banker is not going to make the payment. And these are some cases हमने पढ़े where the banker is bound to dishonor. In fact, it is in the interest of the drawer that the banker dishonors the customer's check. Then, what is the protection given to the paying bank? Paying bank कौन है? जो बैंक पे करने वाली है on behalf of the drawer. Negotiable Instruments Act has provided special protection to bankers for honoring their customers' checks. Okay, क्या है ये special protection? और क्यों? This is so because there is a link between the banker and drawer and not with payee or other holders. ये जो relation है, ये जो link है, it is between banker and drawer. Okay, not between banker and payee. So, as long as the paying banker acts in good faith in the ordinary course of business, he should not be burdened with the responsibility if receiver's title is found to be defective later. Receiver मतलब the holder. अगर holder का title बाद में पता चला defective है, and if the bank has acted in good faith in the ordinary course of its business, then how can you blame the bank for making any payment? तो the paying bank, इसीलिए protection दिया गया है negotiable instrument act ने पेइंग बैंक.
paying banker is also protected against forged instruments in case of bank drafts and crossed checks if he makes payment in the due course. अगर बैंक को अभी ये पता नहीं था ये forged है इंस्ट्रूमेंट, चेक साइन भी एकदम परफेक्ट मैच हो रही थी, और अगर बैंक ने पेमेंट किया तो बैंक को क्या लायबिलिटी है? तो लॉ कहता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने ऑलरेडी उसको प्रोटेक्ट करके रखा है. इन केस ऑफ चेक इज ओरिजिनली इशूड एज बेरर चेक. बेरर चेक मतलब वहाँ पे वो बेरर वर्ड्स कैंसिल नहीं किए गए हैं, और बेरर मतलब जिसके हाथ में है, ही कैन गो एंड टेक द मनी, उसके ऊपर कोई भी क्रॉसिंग नहीं है. द बैंकर कैन इग्नोर एनी एंडोर्समेंट ऑन द चेक. He shall be discharged by payment in the due course to the bearer of the check. So the saying once a bearer always a bearer, क्यों ऐसा कहा जाता है? तो अगर ये एक बेरर चेक है तो बैंकर क्या कर सकता है? तो बैंकर इज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल हिज लायबिलिटी टू ऑफ पेमेंट इन द ड्यू कोर्स, बिकॉज लॉ कहता है बेरर चेक तो बहुत रिस्की होता है. सो अगर ये गलत आदमी के हाथ में पड़ गया तो बैंकर को प्रोटेक्शन दी गई है लॉ ने. लॉ कहता है बैंकर यू आर डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल योर लायबिलिटी, यू हैव नो लायबिलिटी हियर. पेमेंट हो गया तो हो गया, उसकी गलती है कि उसने क्रॉस क्यों नहीं किया. Why didn't he take that protection? Why did he make it so risky and kept it a bearer check? Okay. In case of forged signature of the drawer, अगर ये एक forged signature है, banker would not get any protection even if it is a payment in due course. अगर ये एक forged signature है, okay. Signature not matching is different, but a forged signature. See, sometimes even you, it is you only who is signing, but sometimes your signature can go a little here or there, okay. लेकिन forged signature it has a completely different meaning. So in case of a forged signature, banker would not get any protection even if it is a payment in due course if the banker makes the payment on forged signature, because you know कि banker को sign verify करके देखनी पड़ती है. However, if customer's negligence can be shown as reason of wrong payment, then the banker will be saved from his responsibility. अगर ये प्रूव हो गया कि ये जो हुआ है, पैसा दिया गया है, वो कस्टमर की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, and if it can be proved, then the banker will not be liable. This will happen where the customer was already aware of the forgery, but he did not inform the banker in time. The banker can debit the customer's account, so pay. तो फिर लॉ कहेगा बैंकर you are not liable. कस्टमर को पहले से पता था about the forgery, but he did not inform the banker. So यहाँ पे मिलती है protection to the paying bank. Then protection to the collecting bank. तो आपने चेक इशू किया to ZPA for fees. So what is the protection that our collecting bank is going to get? Collecting banker, not baker, sorry, again it is banker, is one who collects payment of a crossed check on behalf of his customer. And section 131 grants protection to the collecting banker, stating that if the collecting banker has collected payment on a check for a customer whose own title to the check was defective, banker would be protected and would not be held liable to the true owner if he has acted in good faith without any kind of negligence, the check was already crossed before it reached his hands, and he received the payment as an agent for collection and not in capacity of holder for value. So collecting bank को क्या section 131 ने protection दिया है? Answer is yes. और ये क्या protection है? ये है that if the collecting banker has collected payment on a check for a customer whose own title of check was defective, banker would be protected. तो banker को protection कब मिलेगा under section 131? If it is proved, if the banker is able to prove that he acted in good faith without any negligence, उन्होंने सब ठीक से देखा था, they were not negligent at all. The check was already crossed before it reached the hands of the banker, and the payment was received as an agent and not in the capacity of holder for value. So the bank is just receiving payment as an agent, क्योंकि customer का account है और बैंक ने पैसा receive किया just as an agent and not in the capacity of a holder. Okay, जो bank has to again give the money to somebody else, ऐसे नहीं है, it's just holding the money as an agent.
then the collecting bank gets protection under section 131 of the Negotiable Instrument Act. Okay, so यहाँ पे इन दिस जो हमने ये सारा प्रेजेंटेशन हमने जो देखा है, इसमें आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट चेक क्रॉसिंग. 4 टाइप्स की क्रॉसिंग होती है: जनरल, स्पेशल, नॉट नेगोशिएबल एंड रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग. नॉट नेगोशिएबल मतलब जब वर्ड्स डाले जाते हैं. जनरल क्रॉसिंग हो. स्पेशल क्रॉसिंग मतलब 2 लाइंस के बीच में बैंकर का नाम, वहाँ तो हो गई स्पेशल क्रॉसिंग. 2 लाइंस दिए, क्रॉसिंग हुआ, लेकिन कोई बैंकर का नाम नहीं लिखा है, तो वो जनरल हुआ. अब 2 लाइंस के बीच में बैंकर का नाम नहीं है, लेकिन सिर्फ वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल है, तो ये नॉट नेगोशिएबल जनरल क्रॉसिंग हुआ. बैंक का नाम लिखा है HDFC और उसके सामने लिखा है नॉट नेगोशिएबल, तो ये नॉट नेगोशिएबल स्पेशल क्रॉसिंग बन गया. स्पेशल क्यों? क्योंकि बैंकर का नाम वहाँ पे लिखा है. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस नॉट नेगोशिएबल? इसका मतलब है अगर ट्रांसफरर का टाइटल गुड है, देन द ट्रांसफरी गेट्स अ गुड टाइटल, और ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव है तो ट्रांसफरी को भी मिलेगा डिफेक्टिव टाइटल. ओके, देन रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग है. रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग मतलब यहाँ पे अगर आपने 2 ट्रांसफर्स लाइन्स के बीच में, इफ इट इज़ अ जनरल क्रॉसिंग, वहाँ पे लिखा अकाउंट पे, या बैंक का नाम है और लिखा अकाउंट पे, इसका मतलब है ये पैसा सिर्फ उस होल्डर के अकाउंट में जाएगा, पे के अकाउंट में जाएगा, नॉट एनीवेयर एल्स. सो ट्रांसफरेबिलिटी इसकी है ना बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, बिकॉज नॉर्मली तो हम कहते हैं जो होल्डर होता है इंस्ट्रूमेंट का, उसको 2 राइट्स है, पोजेशन के और राइट टू रिसीव मनी के. तो यहाँ पे अगर वहाँ पे लिखा है कि अकाउंट में ही पैसा जाना चाहिए पे के, बाकी किसी और के पास नहीं, देन उसकी ट्रांसफरेबिलिटी है ना इंस्ट्रूमेंट की, राइट्स ऑफ अ होल्डर ऑल्सो गेट अफेक्टेड. तो उसका ऑप्शन भी हमने देखा यहाँ पे कि जो होल्डर है वो जा सकता है पे के पास और वो चेक उसको दे सकता है और कह सकता है यू टेक द पेमेंट एंड मेक द पेमेंट टू मी. सो देर आर वेज एंड मीन्स ऑफ वर्किंग आउट ओवर हियर. और फिर हमने ये भी देखा कि जो कलेक्टिंग बैंक होती है या जो पेइंग बैंक होती है, उनको कैसी लॉ ने प्रोटेक्शन दिया है. इन केस ऑफ अ फोर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट है तो प्रोटेक्शन नहीं है. इन केस सिग्नेचर्स मैच नहीं हो रही है तो क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है रादर. सो वी हैव अंडरस्टूड ऑल दिस इन टुडेज वीडियो. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट. देर आर सम थिंग्स यहाँ पे जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई है जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. और यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑल्सो वेरी क्यूरियस कि अगर चेक बाउंस हो गया, ओके, डिसऑनर हो गया, तो उसका क्या, उसके क्या इफेक्ट्स है, व्हाट इज़ द पनिशमेंट. तो वो हम करने वाले हैं, बट वी आर गोइंग टू डू इट इन द लास्ट पार्ट, बिकॉज आपका जो सिलेबस है और बुक्स में भी जो आपको ZPA के बुक्स मिले हैं, ये पार्ट उसके एंड में है, पेनल्टीज में. सो वी आर गोइंग टू डू दैट एट द एंड. ओके, नाउ इसके बाद के जो वीडियोस हैं उसमें वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी. तो discharge of liability of the parties and discharge of the instrument itself. What are the different ways in which the liability of the parties is discharged and when is it the instrument is discharged, because there are 2 different things over here. Okay, so ये हम देखेंगे हमारे आगे के वीडियोस में. आई होप यू हैव अंडरस्टूड जो कुछ हमने अब तक किया है. अगर कोई भी डाउट्स हो, प्लीज़ फील फ्री to ask me your doubts. Okay, so thank you very much everyone.